बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों पर नज़र डालेंगे, तबसरे करेंगे और पब्लिक फीडबैक भी कमेंट्स के ज़रिए शामिल करेंगे। नाज़रीन, आपने पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सियासत में आर्टिकल 62 और 63 का जिक्र तो मुतअद्दिद बार सुना। कभी शेख रशीद तो कभी इमरान खान ये कहते हुए नजर आए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा उतरते ही नहीं, जिसकी वजह से उन्हें वज़ीर आज़म के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमात इस्लामी ने एक दरख्वास्त दायर कर दी, जिसका मतन था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते, जिसकी वजह से उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स के लिए, नाजरीन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आर्टिकल 62 और 63 आखिर है क्या। आईने पाकिस्तान में आर्टिकल 62 और 63 की क्या अहमियत है, सबसे पहले ये जानेंगे। उसके बाद फिर तज्जिया करेंगे आया नवाज शरीफ साहब आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा उतरते हैं या नहीं। इस सारे मामले पर रोशनी डालने के लिए मेरे साथ मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहम्मद अली, सीनियर सहाफ़ी हैं और इस मामले पर गहरी नज़र और तज्जिया भी रखते हैं। वेलकम सर। वेलकम रुखशान, थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, आज हम जिक्र करेंगे आर्टिकल 62 और 63 का। नाजरीन, आर्टिकल 62 आइन का आर्टिकल 62 और 63 हमें यह बताता है कि अगर कोई भी शख्स पार्लियामेंट का रुकन बनना चाहता है तो उसके ऊपर किस किस्म की शराइत लागू होंगी। आर्टिकल 62 के कुछ क्या कहते हैं पॉइंट हैं, वो हम आपको बताते चलते हैं। इनमें से सबसे अहम तरीन पॉइंट जो है, सबसे पहला और अव्वलीन पॉइंट है, वो ये है कि जो शख्स पार्लियामेंट का रुकन बनना चाहता है उस पर लाजिम है कि वो पाकिस्तान का शहरी हो। उसके बाद अगर कोई भी शख्स कौमी असम्बली का रुकन बनना चाहता है तो उस पर लाजिम है कि उसकी उम्र कम से कम 25 साल से ज़ायद हो। और अगर वो सेनेट का रुकन बनना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम भी 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा वो अच्छे किरदार का हामिल होना चाहिए, इस्लामी तालीमात से मुकम्मल तौर पर आगाह होना चाहिए, किसी किस्म के गुनाह कबीरा में कभी भी वो मुलव्वस ना रहा हो, वो पारसा हो, ईमानदार हो, सादिक हो और अमीन हो। इसके अलावा नज़रिया पाकिस्तान की मुखालफत में वो कभी भी शामिल ना रहा हो। इसके अलावा आर्टिकल जो आइन का आर्टिकल 63 है वो हमें ये बताता है कि पार्लियामेंट का कोई भी रुकन, चाहे वो सेनेट का रुकन हो या कौमी असम्बली का रुकन हो, अगर वो कुछ ऐसे कुछ कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है, उसमें मुलव्वस पाया जाता है, कुछ कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस पाया जाता है तो उसे फौरी तौर पर नाअहल करार दे दिया जाएगा। उनमें से कुछ 1-2 पॉइंट्स हम आपको बताते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर बहस होती है। उसमें सबसे अहम तरीन पॉइंट ये है कि कोई भी पार्लियामेंट का रुकन अपने सियासी असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए, अपने ओहदे के असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए अपने ज़ाती कारोबार में को मुनाफा दे या अपना ज़ाती फ़ायदा हासिल करे, और अगर अदालत में ये साबित हो जाए तो उसे फौरी नाअहल करार दे दिया जाता है। इसके अलावा पार्लियामेंट का कोई भी रुकन किसी भी किस्म के जुर्म में मुलव्वस पाया जाए और अदालत से उसे सज़ा दे दी जाए तो उसे फौरी तौर पर नाअहल करार दे दिया जाता है। जी रुखशान। जी, मोहम्मद अली सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। मोहम्मद अली, पारसा तो मेरे नज़दीक पाकिस्तानी सियासत में कोई भी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट इस वक्त नहीं है। तमाम पर छोटे या बड़े करप्शन इल्ज़ामात भी आयद किए जाते हैं और मेरे ख्याल में तो जब तक पैनामा केस का कोई हतमी फैसला नहीं आता, नवाज शरीफ को 62 और 63 के खिलाफ वर्जी करने वाला कहना भी गैर आईनी है। जी बिल्कुल रुखशान, जब तक सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत वज़ीर आज़म को मुजरिम साबित नहीं कर देती, मुजरिम डिक्लेयर नहीं कर देती, तब तक वो आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहल करार नहीं दिए जा सकते। जी, तो सबसे पहले अदालत का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हतमी फैसला आ जाना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, आपको याद होगा कि जुमे के दिन बरतानवी नशरियाती अदारे BBC ने एक रिपोर्ट शाया की, उसकी उर्दू वेबसाइट ने एक रिपोर्ट शाया की, जिसके मुताबिक लंदन फ्लैट्स 2006 में नहीं 1990 से नवाज शरीफ फैमिली की मलकियत है। और भी इस रिपोर्ट में अहम इंकशाफात हुए। मोहम्मद अली से जानेंगे इस रिपोर्ट में मजीद क्या क्या कहा गया। जी रुखशान, ऐसा है कि BBC की जानिब से जब से पानामा केस सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुआ है उसके बाद से अब BBC की जानिब से एक ऐसी तहलका केस रिपोर्ट सामने पेश की गई है जिसके बाद से जिसने बड़ा तहलका मचाया है। लेकिन हैरानकुन तौर पर इस रिपोर्ट की बुनियाद पर या इस रिपोर्ट के ऊपर इतना ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया में शोरगुल नहीं देखा जा रहा। BBC ने दरअसल कुछ सरकारी दस्तावेज़ात पेश की हैं जिनमें बताया गया है
कि नेल्सन एंड नेस्कोल जो कि मेफेयर के फ्लैट्स हैं, लंदन के मेफेयर के फ्लैट्स हैं, वो जिस कंपनी की मलकियत है नेल्सन एंड नेस्कोल, वो 1990 से वजूद अपना रखती है और 1990 से 90 की दहाई से उसकी जो मलकियत है वो तब्दील नहीं हुई। दूसरी जानब जो शरीफ ख़ानदान के खासम वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहिबजादे हुसैन नवाज ने अदालत में जो दस्तावेज़ात जो जवाब जमा करवाया था उसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने इन कंपनियों की मलकियत उनके पास 2006 से आई थी, लेकिन बीबीसी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक इन कंपनियों की जो क्या कहते हैं फ्लैगशिप कंपनीज हैं या इनकी मलकियत 1990 से ही वैसी है, तब्दील कभी भी किसी भी मौके पर तब्दील 12A फ्लैट्स। जी हाँ, इसके अलावा ये जो मेफेयर के फ्लैट्स हैं जहाँ पे लंदन के इलाके में, इसी ब्लॉक में एक मजीद फ्लैट का इंकशाफ हुआ है कि ए ब्लॉक में एक फ्लैट है जिसके बारे में बताया बीबीसी की जानिब से बताया गया वज़ीर आज़म के जो दूसरे साहबजादे हैं हसन नवाज, ये फ्लैट्स उनके नाम पर मौजूद हैं। हसन नवाज ने एक फ्लैगशिप कंपनी है, बरतानवी फ्लैगशिप कंपनी है जो कि 2001 में बनाई थी और इस कंपनी के तवस्सुत से 2004 में ये फ्लैट खरीदा था। इसके अलावा हसन नवाज के नाम पर 4 मजीद कंपनियां होने का भी इंकशाफ हुआ है। जी मोहम्मद अली, आपको क्या लगता है बरतानवी नशरियाती इदारे ने जब ये रिपोर्ट शाया की, इसका असर पैनामा केस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना जा रहा है उस पर कोई मनफी असरात मुरतब होंगे नवाज शरीफ साहब को लेकर, या वो केस उसी तरीके से चलता रहेगा? रुखसान, माहिरीन की जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट का वज़ीर आज़म के केस के ऊपर बहुत ज़्यादा मनफी असरात मुरतब होंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अभी तक जब से आज करीबन 4 रोज़ हो गए हैं इस रिपोर्ट का आए हुए, और इस रिपोर्ट के आने के बाद से अभी तक शरीफ ख़ानदान की जानिब से या हुकूमत की जानिब से इस रिपोर्ट के ऊपर किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया, किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं दी गई। जी मोहम्मद अली हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके तज्ज़िये और इन्फॉर्मेशन का, व्यूअर्स की आपने मालूमात में खासा इजाफा किया। अब बात करते हैं अपने खुसूसी प्रोग्राम में इमरान खान के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आज उन्होंने गैर मशरूत तौर पर तहरीरी माफ़ीनामा उन्होंने अपना पेश किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अब इसकी क्या वजूहात थी, ये मसला आखिर इलेक्शन कमीशन के साथ क्या था, आपको तमाम तफसीलात बताएंगे। आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ के एक मेंबर थे अकबर एस बाबर, जो अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर होने का भी क्लेम करते थे। बड़े नवाज इमरान खान साहब के साथ गठजोड़ था उनका, और मिलकर सारे अहम रहनुमा जावेद हाशमी भी इनमें थे, अकबर एस बाबर भी थे, फाउंडिंग मेंबर्स थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे। तब 2011 में तहरीक इंसाफ को बूम मिला और ये कहने लगा, ये बातें की जाने लगी मीडिया में और पाकिस्तानियों में कि 2013 के इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप भी कर सकती है। उस वक्त अकबर एस बाबर ने एक इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि अमेरिका से जो फंडिंग की गई उसमें खुर्द-बुर्द के इल्ज़ामात देखे जा रहे हैं और इमरान खान और दीगर जो पार्टी मेंबरान हैं, पार्टी के स्टेक होल्डर्स हैं, उन पर करप्शन के कुछ इल्ज़ामात आयद किए। 2011 में इनको निकाल दिया गया, पार्टी से इनको फारिग कर दिया गया, मगर मसला ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चलता रहा 2011, 2012, 2013, 2014। इमरान खान ने मीडिया पर यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस अहल ही नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये काबिलियत ही नहीं रखती, ये अहलियत ही नहीं रखती, ये काम को बिगाड़ेंगे बनाएंगे नहीं, इनके पास ये इख्तियार मौजूद नहीं कि ये इस तरह का केस देख सकें। इमरान खान ने और इलेक्शन कमीशन में कोई ऑडिट रिपोर्ट्स पेश नहीं की कि मैंने करप्शन की, तहरीक इंसाफ ने खुर्द-बुर्द की, अमरीकी फंडिंग में खुर्द-बुर्द की, बस उन्होंने ये कहा कि ये इतनी अहलियत नहीं रखती। तो आज तहरीरी मुआफ़ीनामा इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जितने भी ऑफेंसिव कमेंट्स किए मैं उस पर शर्मिंदा हूँ और मुझे ऐसे कमेंट्स नहीं करने चाहिए थे। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से माफ़ी मांग ली। अब बात करते हैं उस 7 साला बच्चे की जिसने इस्लामाबाद के नवाही इलाके में ख़ुद को मार लिया, ख़ुदकुशी कर ली, अपने वालिद की बंदूक से अपने पेट में ही गोली मार ली। इसकी क्या तफसीलात थी? तरनोल का इलाका था, इस्लामाबाद के इर्द गिर्द का ये इलाका था। ये बच्चे की उम्र 7 साल थी, स्कूल में पढ़ता था और अपनी हेडमिस्ट्रेस, अपनी उस्तानी के प्यार में मुब्तला हो गया। इसने अपनी मोहब्बत का इजहार भी अपनी उस्तानी से किया कि मुझे आपसे मोहब्बत है। जब उस्तानी ने जवाब दिया, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया तो दिल बर्दाश्ता हो गया और इसने ये भी सोचा कि मैं खुदकुशी कर लूँ। उसके बाद ये अपने वालिद की बंदूक, 30 बोर की छोटी बंदूक थी, ये बच्चा स्कूल लेकर आया और इसने अपने पेट में गोली मार ली। एक ख़त भी लिखा
और उस ख़त में ये इसने बयान किया कि मैं नहीं चाहता कि मेरे वालिद या मेरे किसी रिश्तेदार को किसी भी कानूनी प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनाया जाए, घर में पुलिस जाए, घर में छापा मारा जाए, मेरे वालिद को तंग किया जाए। इसीलिए जिसको भी ये बंदूक मिले, प्रिंसिपल को मिले, गार्ड को भी मिले, वो इस बंदूक को कहीं दूर छोड़ आए। ये थी आज की अफसोसनाक खबर इस्लामाबाद से, जहां पर 7 साला बच्चे ने खुदकुशी कर ली अपनी उस्तानी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर। अब बात ये करनी चाहिए जो सोशल मीडिया पर जो बैठे हुए हैं और टीवी स्क्रीन्स पर भी बैठे हुए हैं, अखबारात में भी, कि ये क्या वजूहात हैं कि बच्चे इस हद तक चले जाते हैं, बिल्कुल एंड पॉइंट पर चले जाते हैं कि खुदकुशी करना ही एक हल नज़र आता है। आपको याद होगा कि दिसंबर 2015 में भी ऐसा ही वाक़या आया। स्कूल गोइंग किड्स थे, लड़के ने पहले लड़की को मारा, फिर अपने आप को गोली मार दी, एक दूसरे के प्यार में मुब्तला थे। सबसे पहले तो वालिदैन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। जो वालिदैन मुझे देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, जो जिनके छोटे बच्चे हैं या जो खुद बच्चे हैं, वो भी इसको शेयर करें वालिदैन तक, ताकि ये शऊर आए कि आप ऐसा कोई भी कंटेंट अपने बच्चों के साथ शेयर ना करें जिसका हकीकी ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं। ये जो भारतीय फिल्में हैं, इंडियन फिल्में हैं और जितने भी ये बदसूरत, मैं कहूँगा जो बदसूरत गाने हैं, फिल्में हैं, कंटेंट है, अपने बच्चों के साथ शेयर ना करें। पेरेंटल गाइड रखें, पेरेंटल चेक ज़रूर रखें अपने बच्चों पर। जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, 7 साल का बच्चा, उसकी क्या ब्रेन वॉशिंग हुई। ब्रेन वॉशिंग यकीनी तौर पर मूवीज़ से हुई, गानों से हुई और इस तरह की शायरी से हुई। तो ऐसे बच्चों को ऐसे तमाम मामला से दूर करने के लिए पेरेंटल चेक हो, पेरेंटल कंट्रोल हो, मूवीज़ से, ऐसी चीज़ों से दूर रखा जाए और चेक रखा जाए कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है, इससे क्या नुकसान हो सकता है और बच्चे के दिमाग में इस वक्त तमाम तर सूरत हाल क्या चल रही है। अब बात करते हैं तुर्की से। ये भी अफसोसनाक खबर है, अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तुर्किश एयरलाइन का आज एक तैयारा किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बशकीक के नज़दीक आबादी से टकराया और गिर गया वो तैयारा। 15 घर इस तैयारे के गिरने से तबाह हुए और 37 अफराद हलाक हुए। सबसे अफसोसनाक बात ये थी कि ये तैयारा आबादी पर गिरा। पाकिस्तान में जब इस तरह का वाक़या आया तो अल्हम्दुलिल्लाह पायलट्स की भी इसमें क्रेडिबिलिटी कह ले और जो किस्मत भी थी, और कि वो आबादी पर नहीं गिरा और जो लोग थे, जो लोग इर्द गिर्द रह रहे थे घरों पे, हमारे पायलट ने उसको बचा लिया और घरों से महफूज किया। मगर इसकी जद में 15 घर आए और 37 अफराद इसमें हलाक हुए। इस तैयारे में 4 लोग मौजूद थे और सारा सामान इसमें कार्गो का था। ये पैसेंजर प्लेन नहीं था, कार्गो प्लेन था। मगर बदकिस्मती ये हुई कि ये आबादी के ऊपर गिरा और जो लोग रिहाइश पजीर थे वो इससे मरे। एक घर के 4 अफराद भी इस तैयारा हादसे में शहीद हुए हैं। तो हमारी दुआएं, हमारी सिंपथीज़ तुर्किश एयरलाइंस के साथ हैं। पाकिस्तान का हामी मुल्क है, तैयब उर्दगान के साथ भी हमें खासी मोहब्बत और अकीदत है। अब बात करते हैं कमर जावेद बाजवा के हवाले से। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अफ़गान सदर अशरफ गनी को टेलीफोन किया है और उनसे इजहार हमदर्दी किया जो भी अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान जो स्कर्मिशेस चल रही हैं, जो चपकलिश चल रही हैं, उस हवाले से उन्होंने उसको टेलीफोन किया। और 10 जनवरी को जो वाक़यात, अफसोसनाक वाक़यात पेश आते रहे, उस पर इजहार अफसोस भी किया। 10 जनवरी को क्या हुआ, आपको दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज़ करवाता चलूँ। 3 धमाके अफ़गानिस्तान में हुए, काबुल में, कंधार में और लश्कर में। जो काबुल में धमाका हुआ उसमें 46 लोग जाँ बहक हुए, पार्लियामेंट के करीब हुआ, असेंबली के करीब हुआ, 46 लोग उसमें जाँ बहक हुए। और जो धमाका कंधार में हुआ उसमें यूएई के जो सफारतकार टीम थी उसके 5 अफराद हलाक हुए। गवर्नर कंधार उसमें ज़ख्मी हुए और यूएई के सफ़ीर उसमें शदीद ज़ख्मी थे। इस धमाके की जिम्मेदारी अफ़गान तालिबान ने कबूल नहीं की और उन्होंने कहा कि यूएई के सफारतकारों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारा प्लान नहीं था कि उनको हिट किया जाए। और तीसरा धमाका लश्कर में हुआ जहाँ 16 सिविलियन शहीद और 9 से 16 के दरमियान ज़ख्मी हुए। जो 2 धमाके थे काबुल और लश्कर के, उनकी जिम्मेदारी तो अफ़गान तालिबान ने कबूल कर ली, मगर कंधार वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। तो इस सारे हमले की मजम्मत के लिए, इजहार हमदर्दी दिखाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने फ़ोन किया है अशरफ गनी को और इजहार हमदर्दी का इजहार किया। तो ये भी बड़ा खुश आइंद एक टेलीफोन था। पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का मंजरनामा बेहतर होता चला जा रहा है। हमारे ताल्लुकात रूस के साथ बेहतर हैं, अमेरिका के साथ बेहतर हैं, अफ़गानिस्तान के साथ बेहतर हैं, तमाम इस्लामी ममालिक के साथ, टर्की के साथ हमारे अब ताल्लुकात मुस्बत हैं। और इसी का सबूत आज पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने दिया है। ये थी आज की अहम खबरें, पाकिस्तानी भी और बैनुल-अक़वामी भी, जो हमने आपके साथ शेयर की। आर्टिकल 62 और 63 भी आपके साथ शेयर किया। जो कमेंट
लास्ट कमेंट में अपने प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर करने से पहले देना चाहता हूं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई फैसला नहीं देते पैनामा केस के हवाले से, करप्शन के हवाले से, उस वक्त तक नवाज शरीफ साहब को 62 और 63 की खिलाफ वर्जी कहने वाला कहना भी गैर आइन है। रुखसान मीर को दीजिए न्यूज़ रूम से इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।